जय हिंद एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। आज हमारे पास नियर अबाउट 11 टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक बार ये जितने भी 11 टॉपिक है एक बार देख लेते हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है एक स्पीसीज जो मिला है उसका नाम अपने प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके नाम पे हमने किया है। तो वी विल सी दैट कि ये कहाँ पे पाया जाता है। ये रेयर स्पीसीज है, सिर्फ हमारे जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के वहाँ मिला है। तो वी विल सी। तो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Then we will study open panel submits cost census report to the Karnataka government. तो अगेन प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मेंस जहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 15 एंड 16 की, वहाँ पे इसका हम यूज करेंगे कि कास्ट सेंसस का यूज कैसे कर सकते हैं टू एकोमोडेट द सब कैटेगराइजेशन एंड द बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो इसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कुकी जो ग्रुप है जो मीठी है, लड़ाई चल रही है अभी भी मणिपुर में। तो मणिपुर की गवर्नमेंट वहाँ की असेंबली ने बोला है कि जो अभी तक हमारे पास पीस डील था जो कुकी जो ग्रुप थे उसको इंड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से हो जाएगा, जीएस पेपर 3 में आएगा और ये मेंस स्पेसिफिक है। Then we will study that BSF personnel facing a large number of attack और वो criminals जो है जैसे कि जो ट्रैफिकिंग करते हैं, जो ये क्रॉस द बॉर्डर अब जैसे कैटल स्मगलिंग है उसको लेके यहाँ पे बीएसएफ पे अटैक हो रहा है। वो अटैक लार्ज नंबर है। तो जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी हो गया और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को भी ये इम्पैक्ट करता है तो आईआर में भी आ जाएगा। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे इसको। मेंस के पर्सपेक्टिव से तो इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों में इसका रेलिवेंस है। एक काफी अच्छा न्यूज है कि इंडिया का लेपर्ड पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है और एमपी में सबसे ज्यादा है लेपर्ड, नियर अबाउट 4000। तो यस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से ये है कि इनका जो पोचिंग कुछ एरिया में हो रहा है या इनका जो डिक्लाइन है पॉपुलेशन में वो क्यों है, क्योंकि देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट क्लास बिटवीन द एनिमल एंड ह्यूमन, उसके लिए कहीं कहीं पे डिक्रीज हुआ है। जैसे कि उत्तराखंड में डिक्रीज है इनका नंबर, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में भी बढ़ा है, कर्नाटका में भी बढ़ा है। ओके, सो वी विल सी। देन वी विल सी दैट लेसेंट स्टडी ने ये बोला है कि ओबेसिटी रेट जो है इंडिया में वो इंडिया के अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्रीज हुआ है और 4 गुना हुआ है। ओके, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट में 4 गुना हुआ है। तो मेंस के लिए इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा क्योंकि मेंस में हेल्थ सेक्टर आ जाता है गवर्नेंस के अंडर में। देन वी विल स्टडी डिस्पाइट पॉलिसी बैकिंग एंड फंडिंग द रेयर डिजीज जो है, रेयर डिजीज, तो इसका बेसिक्स पढ़ेंगे और इसका क्या पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट का, दोनों पढ़ेंगे। तो जो डिजीज है वो जीएस पेपर 3 में बेसिक साइंस में आ जाएगा और जो इसका हेल्थ इम्प्लीकेशन है, पॉलिसी है, वो हेल्थ सेक्टर गवर्नेंस के अंडर में आएगा। ओके, then we will study this e-evidence that has been accepted and made clear more। जो अभी हमने डिफरेंट लॉ चेंज किए हैं, जैसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको अभी हटा के हमने भारतीय साक्ष्य संहिता बना दिया। इंडियन पैनल कोड था उसको हमने भारतीय न्याय संहिता बना दिया। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको भी हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया। तो उसके अंडर में हम देखते हैं राज्यसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, क्रॉस वोटिंग हुई है हिमाचल में, यूपी में, कर्नाटका में। तो देखते हैं कि क्या है ये और इससे जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो अलाउड है कि नहीं, क्यों डिस्क्वालिफिकेशन हिमाचल में हुआ, तो ये सबको हम देखेंगे। ये 2 आर्टिकल है, एक तो इन्होंने एडिटोरियल पे भी डिस्कस किया है और एक तो इन्होंने जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है वहां पे भी डिटेल है, हम एक साथ पढ़ेंगे। In the last we will study this informal waste PQs, इनका क्या राइट्स है, लाइवलीहुड ऑप्शन है, कितना इनका हेल्थ इम्प्लीकेशन है और इनका सिक्योरिटी सेफ्टी क्या मेजर है, सब पढ़ेंगे। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम मार्जिनलाइज सेक्शन और द वल्नरेबल सेक्शन को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, फिर भी देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमारे लिए रेलिवेंट है। तो 6 कांग्रेस एमएलए डिस्क्वालिफाइड इन द हिमाचल, और ये अगर आता है तो हम क्यों ये
डिस्क्वालीफाई हुए। ये क्रॉस वोटिंग जो किया है राज्यसभा के, उसके लिए नहीं डिस्क्वालीफाई किया है क्योंकि वहां पे अलाउड ही नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। ये इनको डिस्क्वालीफाई किया है क्योंकि इन्होंने विप नहीं माना है। विप क्या था कि अगले दिन बजट सेशन था, बजट सेशन में उनको प्रेजेंट रहने के लिए बोला गया था, वो लोग एब्सेंट थे। तो देखते हैं इस पे क्या होता है। तो ये जो है वो सेक्शन 151 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आता है, और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन करता है कि यू हैव टू हेल्ड इलेक्शन फॉर द सीट्स विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द वैकेंसीज। सो वैकेंसीज हो गई है 6 मंथ के अंडर में, अब यहाँ पे इलेक्शन करना है। एरिया है काफी फेमस, ये सब एरिया है, धर्मशाला है, लाहौल स्पीति है, सुजानपुर है। ओके, तो ये सब आप देख लीजिएगा, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट सेक्शन 151 ऑब्लिगेशन इलेक्शन कमीशन का है, वो इंपॉर्टेंट है। जीडीपी का जो नया एस्टिमेट दिया है नेशनल स्टैटिस्टिक और ऑफिस ने, वो बोला है कि अभी हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं 7.6% ग्रोथ होगा, पहले हमने 7.3 किया है। जीवीए में भी बोला है कि 6.9 ग्रोथ रेट होगा, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि यस देयर विल बी द इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे बेसिक्स जाना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड जीवीए। जीडीपी जो ओवरऑल इकोनॉमी को शो करता है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। जीवीए सेक्टर बेसिस पे बोलेगा कि ये वाले सेक्टर का ये वैल्यू एडेड है। जैसे कि वो बोलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर स्टील सेक्टर बोल लें, स्टील को छोड़ के अगर हम बोले कि टेक्सटाइल हो गया, डिफरेंट सेक्टर को ये कैलकुलेट करेगा। और इसमें जो टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स होता है, प्रोडक्ट सब्सिडीज होता है, वो इंक्लूड नहीं होता है जीडीपी में, ये इंक्लूड होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। जो जीडीपी होता है वो, एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं तो यू विल हैव द क्लियरिटी। जीडीपी होता है दैट इज जीवीए प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। ये लास्ट में एकदम इम्प्लीमेंट होता है, इसको याद रखिएगा। जीवीए प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, ये निकाल देंगे तब हमारा आएगा। तो प्लीज रिमेंबर, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो है कि MH-60 सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसको देखिएगा कि ये हमने गरुड़, INS गरुड़ पे इसका देखा है इंस्टॉलेशन। तो क्या है ये, इसकी कैपेसिटी है कि ये टॉर्पीडो का भी यूज कर सकता है, इसके पास रडार होता है, और रडार से जो जो डेस्टिनेशन होता है उसको इट कैन हैव द प्रिसाइज अटैक। ओके, उसके सिवा इसमें जो है वो चैफ एंड इंफ्रारेड फ्लेयर्स है, जो कि एक तरीके से धोखा दे देगा सामने वाला। जो अगर कोई मिसाइल से इसको टारगेट किया जा रहा है हेलीकॉप्टर को, वो क्या होता है, एक सिस्टम अटैक करने का। मिसाइल को बताया जाता है कि इस टेम्परेचर पे जाके अटैक करना है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं। ये आपका हेलीकॉप्टर है, यहां पे ये हेलीकॉप्टर है, यहां से अब इसको मिसाइल से मारना है। तो ये बताया जाएगा इस मिसाइल को कि टेम्परेचर इतना होगा, क्योंकि आसपास तो बादल है, ठंडा होगा, इसका इंजन गर्म होगा, तो इसके इंजन के टेम्परेचर यहाँ पे फीड होगा और ये जाके इसको अटैक करेगा। यही होता है सिस्टम। अब ये हेलीकॉप्टर क्या करता है कि ये फ्लेयर करेगा, तो इधर इधर भी उतना ही हीट प्रोड्यूस कर देगा। तो अब ये मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको करे, ये तो टेम्परेचर इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, तो ये मिसाइल इसको मिस कर जाएगा। इसी चक्कर में न इसको अटैक करेगा न इसको अटैक करेगा, ये मिसिंग करेगा। और ये वाला टेम्परेचर ज्यादा वो होगा तो कहीं ना कहीं इधर ये डेविएट होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। तो एक बार इसका देखते हैं टोटल, यू शुड नो व्हाट इज द चैफ। एक बार इसको पिक्चर में भी देख लेते हैं कैसे ये होगा। ये हमारे हेलीकॉप्टर है और ये टॉर्पीडो है जो सबमरीन अटैक के लिए वाटर के अंडर में अटैक जाके करता है इससे, टॉर्पीडो से। तो प्लीज रिमेंबर। फिर ये मिसाइल टारगेटिंग है, इस हेलीकॉप्टर के पास कैपेसिटी है मिसाइल टारगेटिंग का भी। एंड यस, इट विल हैव द लेजर गाइडेड स्मॉलर रॉकेट टू प्रिसाइज स्ट्राइक ऑन द लैंड और द सी टारगेट। ओके, चैफ क्या करेगा, इट विल हैव द स्मॉल मेटालिक स्ट्रिप डिस्पोज
to the confuse many enemy radar and missile guidance। तो ये एकदम ऐसे करेगा कि इधर भी कोई ऑब्जेक्ट है जो रडार है, रडार इसको डिटेक्ट करेगा और इसका इंफॉर्मेशन मिसाइल को देगा, तो वो जो अटैक होता है वो बचा ले जाता है। फिर हीट का है, हीट जो इंफ्रारेड फ्लेयर है उससे पता चलेगा कि डिस्ट्रैक्ट द हीट सीकिंग। अब मैंने बताया कि हीट हेलीकॉप्टर का कुछ और होगा और वो मिसाइल उसको टारगेट करेगा, लेकिन वैसा ही हीट चारों तरफ वो क्रिएट कर देगा तो मिसाइल कंफ्यूज होकर अटैक नहीं कर पाता है। तो प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, रफा सिटी में अटैक चल रहा है और अटैक कहां से आ रहा है? इजराइल से आ रहा है। तो ये लोकेशन बस याद रखिएगा, बार बार ये आ रहा है कि कहां पे है। तो एक बार मैप में मैं आपको शो कर देता हूं ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी हो आपके पास। ये रफा है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये इजराइल है और ये जो है ये इजिप्ट है। इजिप्ट का ये सिनाई पेनिनसुला है, इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। गल्फ ऑफ अकाबा ये है, गल्फ ऑफ स्वेज ये है और रेड सी नीचे है, ये वाला पोर्शन रेड सी है। तो प्लीज रिमेंबर रफा यहाँ पे हो गया। एक चीज और रखिएगा, जॉर्डन है, जॉर्डन इज नॉट टचिंग दिस मेडिटेरियन सी, लेकिन ये गल्फ ऑफ अकाबा को टच कर रहा है। एक चीज और याद रखिएगा, जो सीरिया है वो मेडिटेरियन को टच कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यू शुड नो मेडिटेरेनियन सी, ये रहा। ओके, दिस इज द सीरिया दैट इज टचिंग, लेबनान इज टचिंग but not the Jordan. So please remember. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिटेक्ट किया है, डिस्कवर्ड किया है एक नई स्पीसीज का। इस स्पीसीज का नाम है मेलेनोकैल्मी द्रौपदी। और द्रौपदी किसके नाम से है? हमारी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उनके नाम पे ये है। तो इसके कुछ खासियत है वो देखिए। ये कहाँ पे पाया गया है? वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, एंड दिस इज जस्ट फाउंड इनटू द अपने ही वहाँ इसी एरिया में पहली बार पाया गया है। ओके, नोवेयर इन द एल्स, ये कहीं और नहीं मिलता है। तो यू शुड बी क्लियर। ओके, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द शॉर्ट, ब्लंट एंड सिलिंड्रिकल बॉडी। ये इसका सिलिंड्रिकल बॉडी है, गोल टाइप का, एकदम छोटा सा है, 7 मिलीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर से भी कम। आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पे बड़ा करके दिखा है लेकिन असली में ये इतना छोटा होगा, 1 सेंटीमीटर से भी कम। 1 सेंटीमीटर जो ये जो है ना, इतना से भी कम है। ओके, तो यू शुड रिमेंबर। और इसका जो है डोर्सल इक्वल एंड द अनइक्वल सिल्ड्स भी है। सिल्ड इधर इधर आपको दिख रहा है, ये सिल्ड तो अनइक्वल सिल्ड है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग, द नेम यू शुड रिमेंबर दिस मेलेनोकैल्मी द्रौपदी। द्रौपदी से तो ऐसे ही याद रहेगा, द्रौपदी मुर्मू से। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है कास्ट सेंसर है। कर्नाटका गवर्नमेंट को जो कमीशन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था उसने सबमिट किया है। कमीशन जो हेड थे जयप्रकाश हेगड़े थे, तो जस्टिस जयप्रकाश हेगड़े ने सबमिट किया। तो यू शुड नो दैट कर्नाटका हैज बिकम द थर्ड स्टेट। अभी स्टेट पीसेस का चल रहा है, तो प्लीज रिमेंबर कि 2 स्टेट पहले, सबसे पहले हमने बिहार से स्टार्ट किया था। फर्स्ट स्टेट जिसने कास्ट सेंसस दिया था बिहार, दूसरा आंध्रा, और तीसरा हो गया कर्नाटका। थर्ड स्टेट अब हो गया कर्नाटका। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में काम आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थेयम को लेके है। थेयम कंटिन्यूअसली हम देखते हैं कि अभी न्यूज में है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस हो रहा है। दिस इज द रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस। और इसमें क्या होता है कि ये जो थेयम होती है, कॉस्ट्यूम पहनी होती है, यहाँ पे डांस म्यूजिक सब बजता है। और ये थेयम होती है, यही एक ट्राइबल डिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, कि ये एक तरीके से पहले जो सैक्रिफाइस देते थे वो डिटीज मान लिया जाता था। और इनका जो है ये टेम्पल का नाम है भगवती टेम्पल इन द मक्कम भगवती टेम्पल इनटू द कन्नूर। तो ये जो थेयम होता है नॉर्थ केरला, जो मालाबार कोस्ट है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, वो रीजन आ जाएगा, और थोड़े बहुत कर्नाटका के रीजन इसके अंडर में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रुषिकोंडा हिल्स है, वो जो विशाखापट्टनम के पास है आंध्र प्रदेश में, वहां पे ये रिजॉर्ट बनाया है। ये काफी इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि इससे हिल का जो शेप है वो आपने चेंज कर दिया। तो इसके लिए ये न्यूज में है, तो एक बार देखिएगा, एक बार ध्यान में रखिएगा आप। एक बार मैप में भी दिखा देता हूं।
ये है रूसीकोंडा हिल्स, विशाखापट्टनम के पास है, ये एकदम कोस्टल एरिया में। ओके, दिस इज द रूसीकोंडा, यहाँ पे हिल था। इसको माना जा रहा है कि ये जो रिजॉर्ट बना है उससे इस पे निगेटिव इम्पैक्ट आया हुआ है। Next important news, Mizoram government will not collect the biometric data of the refugees. Okay, तो मिजोरम और नागालैंड को हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली ये अपोज कर रहे हैं कि कोई भी फेंसिंग हो, कोई भी डिवीजन हो बिटवीन द म्यांमार एंड इंडिया, क्योंकि उनका मानना है कि जो एथनिक कम्युनिटी उनके जानने वाले हैं, जो मिजोस कम्युनिटी के मिलते जुलते कम्युनिटी है, चिन कम्युनिटी, वो उस तरफ बॉर्डर के म्यांमार में है। अगर उनको सिविल वार के कारण आना पड़ा है तो वी विल सपोर्ट। बायोमेट्रिक डाटा अगर हम इकट्ठा करेंगे तो गवर्नमेंट उनका मिसयूज करेगी, एक्सप्लॉयट करेगी, डिस्क्रिमिनेट करेगी इन लोगों के प्रति जो ऑलरेडी सिविल वॉर से परेशान है, अपना घर छोड़ के आए हैं, डिस्प्लेस है। मणिपुर से भी जो कुकी एंड जो कम्युनिटी है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो इसीलिए हमने देखा है कि यहाँ पे देखिएगा कि जो दोनों अपोजिशन पार्टी और जो पार्टी इन गवर्नमेंट है, दोनों का सपोर्ट है एथनिक ग्रुप को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिशन में बोल रहे हैं। एक और चीज याद रखिएगा, अरम्बाई टेंगोल, ये जो एक ग्रुप है, एक तरीके से इंसर्जेंट ग्रुप है, वो न्यूज में है आजकल। ये मिटी कम्युनिटी से एसोसिएटेड है और कहीं ना कहीं ये वायलेंस जो हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस समय मणिपुर में है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन ये भी मणिपुर से है। मणिपुर में की जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि जो डील किया गया था, कुकी जो कम्युनिटी है उनका एक पूरा 24 ऑर्गेनाइजेशन, इंसर्जेंट ग्रुप का एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बोलते हैं कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, KNO। इनका ऑलरेडी डील था 2008 में, इंडियन गवर्नमेंट जो होम मिनिस्ट्री ने किया था साइन और मणिपुर गवर्नमेंट ने किया था। वो यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, उसको हटा दीजिए, उससे घाटा हो रहा है, उससे लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक्शन लेने में दिक्कत आ रही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो डील था वो जब 1990 में जब वायलेंस पीक पे था, कुकी नागाज क्लैश हो रहे थे, तो किया गया था और इससे कुछ ना कुछ फायदे हुए थे। जो वायलेंस था वो कम हुआ था, तो अब इसको हम ऐसे इतनी जल्दी से स्क्रैप नहीं कर सकते। इट विल हैव द रिपरकशन। एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये अटैक ऑन द BSF पर्सनल बाय द क्रिमिनल्स में बी रेज्ड ड्यूरिंग द बांग्लादेश टॉक। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो इंडिया बांग्लादेश पे गश्ती करती है, कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है। क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज जो वहां पे है, स्मगलिंग ऑफ द आर्म्स, नार्कोटिक्स एंड गोल्ड, यहाँ तक कि स्मगलिंग ऑफ द कैटल्स का भी इशू वहां पे चल रहा है। अब ये क्रिमिनल्स को BSF से दिक्कत होती है, तो BSF पे ये अटैक कर रहे हैं और इनका अटैक काफी लीथल है। इनका पास तो कंट्री फायर आर्म्स, कंट्री मेड बॉम्ब्स एंड शार्प एज वेपन्स हैं। अब ये दिक्कत है कि अब हमारी जो पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल है वो लीथल वेपन को नहीं यूज कर सकते। अब क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने ये पॉलिसी अपनाया है गवर्नमेंट का। क्यों अपनाया था? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। 2011 की बात है, वहां पे एक लड़की क्रॉस कर रही थी बॉर्डर को, फेंस को, गोली मार दिया था और वो लाश वहां पे कई घंटे तक लटकी थी। तो वो जो पिक्चर था काफी सर्कुलेट हुआ था बांग्लादेश में, उसके लिए काफी अपोजिशन हुआ था। तो उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया अडॉप्टेड द नॉन लीथल वेपन पॉलिसी। तो यहाँ पे है कि ये गोली बारूद डायरेक्ट किलिंग, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि जान जाए, ऐसा करते हैं कि जाके थोड़ा सा डराया जाए, चोट पहुंचाया जाए। उसके लिए ये लोग क्या यूज करते हैं, स्टन ग्रेनेड, चिल्ली ग्रेनेड, पंप एक्शन गन्स एंड ब्लैंक फायर्स। डायरेक्ट ये लोग, जब तक कि बहुत डायर सिचुएशन नहीं हो, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन नहीं हो, तो वहां पे यूज नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि जो ज्वाइंट इंडो बांग्लादेश गाइडलाइन है वो बोलता है कि आप दोनों जो पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल है उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सिविलियंस विद द आर्म्ड सिविलियन दे शुड नॉट इंटर 150 गज 150 यार्ड्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स। ओके, तो अभी तक देखिएगा इंसिडेंट में जो अभी हम देख रहे हैं इंजरीज हुआ है ये है। ओके, तो दिस आर द नंबर्स यू शुड रिमेंबर। लेकिन ये आप जो बेसिक्स है वो जानिएगा कि क्या क्या दिक्कत है। स्मगलिंग ऑफ द आर्म्स, नार्कोटिक्स एंड गोल्ड, कैटल स्मगलिंग, और ये वाली फोटो
काफी फेमस हुई थी। एक बार मैं शो करता हूँ, थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग है बट यस यू शुड सी दिस पिक्चर। ये वाली पिक्चर है, यहाँ ये गोली मारने के बाद भी ये जो बॉडी है वो लटकी हुई थी कई घंटे तक। दिस वाज वेरी डिस्टर्बिंग और इसी के लिए अभी हम लोग नॉन लीथल पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। जब भी आप इंडिया बांग्लादेश रिलेशन लिखिएगा ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम मालदीव में दिक्कत देख रहे थे, फर्स्ट टेक्निकल टीम फ्रॉम द इंडिया अराइव्स इन द मालदीव। अभी हम देख रहे थे मालदीव कह रहा है कि आपके वहां की सैनिक को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये एक तरीके से कॉलोनाइजेशन है, हम अपनी सोवर्निटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और इसी के नाम पे वहां का जो इलेक्शन लड़ा गया था इंडिया आउट कैंपेन था कि भारत छोड़ो, ओके क्विट इंडिया की जगह पे इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन था, कहीं ना कहीं इसमें मेंशन होगा, यस इंडिया आउट कैंपेन था। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है आपको आर्मी से दिक्कत है, हम टेक्निकल पर्सन भेज दे रहे हैं, हमने जो हेलीकॉप्टर दिया है कोई तो चलाने के लिए रहना चाहिए ना, आपको आप लोगों को तो आता नहीं है तो सिखाने के लिए भी चाहिए ना। तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो हमने भेजा है हम उसको चलाने के लिए टेक्नीशियन हेल्प करेगा अगर आपको आर्मी से डर है। तो दिस इज द ए विन विन सिचुएशन, एक तरीके से कहा जाए कि दोनों साइड के पक्ष को जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अपना फेस सेव करने का मौका मिल गया, इससे दोनों लोग की बात रह गई। कैबिनेट ओकेज 75,000 करोड़ फ्री इलेक्ट्रिसिटी सोलर स्कीम। अभी हमने देखा था मोदी जी ने जब रिसेंटली बोला था कि अब हम पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना कर रहे हैं और इसमें नियर अबाउट 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। अब ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि बिजली दी जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि आप सोलर पैनल लगवाइएगा, उसका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% जो बचा वो जो हमारी पीएसयूज है वो इन्वॉल्व होगी, लोन लेगी, लोन कह रहे हैं कंज्यूमर को देना पड़ेगा, फिर उसके बाद फ्री में 300 यूनिट भी दिया जाएगा और बाद में कमाने का भी मौका दिया जाएगा। तो नियर अबाउट साल में 15,000 रुपीज भी कमा लेंगे। तो यहाँ पे है कि जो कैपेसिटी है, जहां तक फंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी। अगर इसका इंस्टॉलेशन जो है 2 किलोवाट तक का है, अगर 2 से 3 किलोवाट की कैपेसिटी का सोलर पैनल है तो 40% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो ये सस्ते लोन में दिया जाएगा, बाद में कंज्यूमर को पे भी करना पड़ेगा, बाद में कंज्यूमर इससे बेनिफिट भी कमाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज काफी बढ़िया न्यूज है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इंडियाज लेपर्ड पॉपुलेशन राइज टू द 13,874 और एमपी जो है वो हमारा टॉप का है जहां पे सबसे ज्यादा लेपर्ड है। अब ट्राइबल पॉपुलेशन भी हमने देखा था सबसे ज्यादा एमपी में ही था। तो प्लीज रिमेंबर दिस, एमपी का पॉपुलेशन के हिसाब से एक तरीके से देखे तो एक ज्यादा है। कितने हैं यहाँ पे टोटल? तो हो गए 13,000, इंक्रीज है 8% का, लेपार्ड का संख्या बढ़ा है। मध्य प्रदेश में 4,000 के पास है आसपास, 3,907 जो हम लोग 4,000 मान लेंगे। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसके पास 1,985, इसको भी 2,000 के करीब है। फिर कर्नाटका है, ये 1,879 है। और फिर तमिलनाडु है। तो प्लीज रिमेंबर, चार को तो याद रखा जा सकता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सब सेंट्रल इंडिया एंड साउथ में ही है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु कंटिन्यूसली कनेक्टेड है और एक तरीके से देखें महाराष्ट्र एमपी से कनेक्टेड है। तो ये देखेंगे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा डिक्लाइन है, 22% का है। और क्यों है? क्योंकि पोचिंग एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है कि ये जो लेपार्ड है, टाइगर है, वो प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं, जैसे नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ वहां पे। लेकिन ये जो लेपार्ड हैं ये एडॉप्ट कर लेते हैं कि बाहर भी रह सकते हैं उस एरिया के। अरे विलेज के आसपास रहते हैं, कई तो विलेज के आसपास घूमते हुए दिखते हैं, सिटीज में भी ये रह लेते हैं। बढ़िया, जैसे कैट होती हैं, थोड़ा बहुत कैट का इनके पास है। लेकिन टाइगर है वो प्रोटेक्टेड एरिया में है जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन वहां नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर। और मोस्ट ऑफ द एरिया में ये बड़ा है लेकिन कुछ एरिया में घटा है, शिवालिक एंड गंगेटिक एरिया में घटा है। तो ये प्लीज रिमेंबर, मेंस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो गया। और जो ईस्टर्न घाट हुआ, वेस्टर्न घाट हुआ, सेंट्रल इंडिया हुआ, हर जगह पे परसेंटेज बढ़ा है। यूपीपीसीएस जो लोग देने जा रहे हैं वो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में टाइगर एंड लेपार्ड दोनों का नंबर बढ़ा है। तो प्लीज रिमेंबर दिस एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट। एक चीज और है, मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट हुआ है,
डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है, तो एक बार डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट को मैप में देख लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ओके, दिस इज द डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, और ये जबलपुर और जो अचानक मार अमरकांतक ये एरिया है इसके बीच में है। तो ये भी याद रखिएगा, ये अचानक मार अमरकांतक ये बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, एंड वर्ल्ड जो नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर है उसमें भी है। जबलपुर का जो धोधर जो यहाँ का ये वाटरफॉल है काफी फेमस है, तो एक बार देख लेते हैं। ये है वाटरफॉल धुंधर वाटरफॉल, धुंधर, ठीक है। और यहाँ का जो रॉक मार्बल रॉक्स हैं, ये मार्बल्स रॉक्स हैं जो आपके घरों में मार्बल्स लगे होते हैं, यहाँ पे ये ऐसे ही चट्टानों में लगे हुए हैं, तो ये फेमस है। मदन महल फोर्ट है वहाँ का, ये फेमस है, तो ये सीनिक ब्यूटी यहाँ का। 64 योगिनी टेम्पल है, ये फेमस है। तो ये दो चार चीजें याद रखिएगा। ये बैलेंसिंग रॉक है एंड ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी यहाँ की है, ये सीनिक ब्यूटी। तो आप कभी भी मौका मिले घूम के आइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि लैसेंट स्टडी शोज ओबेसिटी रेट ग्रोइंग अप अक्रॉस द वर्ल्ड, और कितना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है जो चिल्ड्रेन एंड एडोलोसेंट्स के हैं। चिल्ड्रेन क्या होता है, 0 से 14 ईयर का जो एज होता है चिल्ड्रेन आ जाएंगे, 14 to 18 एडोलोसेंट हो जाएंगे, ये 4 टाइम्स बड़ा है। और जो एडल्ट्स है 18 एंड एबव उनमें डबल हुआ है, तो ये हम देख सकते हैं। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, जो आपका वेट होता है, जैसे आपका वेट हुआ, वेट डिवाइडेड बाय द हाइट, हाइट का स्क्वायर करके डिवाइड कर दे तो ये होता है। जैसे मेरा वेट अगर मानूं 73 kg है और मेरा जो हाइट है 177 सेंटीमीटर है, और इसको स्क्वायर करूं तो नियर अबाउट 24 आएगा। तो इसका जो बॉडी वेट इंडेक्स है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, उसमें थोड़ा सा एक बार देखते हैं क्या यहाँ पे है। ओके, तो ये है डिफरेंट यहाँ पे। अगर ये जैसे मेरा 24 आया, तो अगर 18 से कम है, डिवाइड करने पे जो हमने लाया वेट को, जो हाइट का, आप भी अपना कीजिएगा, अपना वेट नापिए, अपना हाइट नापिए, डिवाइड करके देखिए। अगर आपका 18 आ रहा है, 18.5 से कम आ रहा है, तो मतलब आपको खाने पीने की जरूरत है, आप में बहुत कमी है मास की। ओके, सेकंड, अगर आपका 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है, मतलब आप नॉर्मल है। मेरा 24 आया था, मेरा नॉर्मल है। अगर आपका 25 टू 29.9 आता है तो आप ओवरवेट हैं, एक्सरसाइज कीजिए, खाना वाना थोड़ा कम कीजिए। और अगर आपका 30 टू 34.9 है तो ओबिसिटी है, दवा ववा कराना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बीमारियां बढ़ जाएगी। और 35 से ज़्यादा है तो तुरंत आप कॉन्शियस हो जाइए, वहां पे मीन्स एक्सट्रीम ओबेसिटी होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिस्पाइट पॉलिसी बैलेंसिंग एंड फंडिंग द केयर फॉर रेयर डिजीज नॉट ऑप्टिमल। तो पहली बात, रेयर डिजीज क्या होता है, कल 29 फरवरी था, वो रेयर नेशनल, वो क्या था, यस इट वाज द नेशनल रेयर डिजीज, वर्ल्ड रेयर डिजीज डे था, वर्ल्ड रेयर डिजीज डे था, तो इसीलिए इसको हम करते हैं। और रेयर डिजीज का डिफिनीशन क्या होता है, वो डिजीज जो एक आदमी में हो या एक से कम आदमी में हो, 5000 की पॉपुलेशन में, बहुत रेयर हो, वो डिजीज नॉर्मली मिलती ही नहीं हो, तो उसको कहते हैं रेयर डिजीज। तो यहाँ पे दिया है, ये कौन डिफाइन कर रहा है, इंडिया में सारे अलग अलग डिफिनीशन है। इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीज वो डिफाइन करता है कि the disease suggested that a disease is to be defined as rare if it is affects 1 in the 5000 people or the less। WHO का अलग है, तो वो 1 और लेस जो कहता है वो 5000 की जगह पे 1000 पॉपुलेशन में बोल रहा है, ठीक है ना।
और जो रेयर डिजीज है नियर अबाउट 7 to 8,000 रेयर डिजीज है, ओनली 5% ऑफ दिस रेयर डिजीज का कुछ और ट्रीटमेंट है, थेरेपीज है, वो बहुत कम है। इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि इंडिया में जो रेयर डिजीज पॉलिसी आई है वो 2021 में आई है और इन्होंने कहा है कि वी विल हैव द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल अप्रोच फॉर द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट की बात करती है। तो रेयर डिजीज का पॉलिसी है नेशनल लेवल पे और ये कहती है कि वी विल प्रिवेंट एंड वी विल मैनेज, ठीक है। इट इज नियरली और यहाँ पे बोलते हैं कि इट विल प्रोवाइड द रिच एपिडेमोलॉजिकल डेटा। तो यहाँ पे याद रखिएगा एपिडेमोलॉजिकल डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगी और ये निदान केंद्र करेगा कि जहाँ पे भी रेयर डिजीज होगा उसके लिए हम निदान केंद्र बनाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे व्हाट विल बी सेंटर ऑफ एक्सलेंस। ओके, जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो पॉलिसी है, अभी हमने ये भी बोला है कि जो इस डिजीज से अफेक्टेड होगा उसको हम 50 लाख रुपए भी देंगे हर पर पेशेंट, और ये 50 लाख रुपए बहुत कम है क्योंकि इसमें खर्च बहुत आते हैं। अभी हमने देखा है कि जो उनको 10 ऐसे पेशेंट जिनको सर्वे किया गया उनको 50 लाख रुपए दिया गया था और ये 50 लाख रुपए बहुत ही जल्दी खर्च हो गया, इतनी इस बीमारी में लगती है। उसके बाद वो और पैसे की जरूरत है, अब उनको मिल नहीं रहा है, वो इधर से इधर ठोकरे खा रहे हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ 50 लाख इनको नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी देखिएगा कि इसके लिए जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को रेयर डिजीज के लिए 109 करोड़ रुपए दिया गया था, केवल 53 करोड़ रुपए 53 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन हुआ है। नियर अबाउट 51%, 48% से 49% जो पैसे थे वो वापस इन लोगों ने कर दिया है। ओके, तो दिस इज द कंडीशन कि कहीं पे कि पैसे की जरूरत है, कहीं पे पैसे हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो दिस इज, अभी हम देखें सेंटर फॉर एक्सलेंस 12 है, उनमें से 80-90% का उनका है। तो कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन एक तरीके से फुल फ्लेज रूप में करना है, इफेक्टिव रूप में करना है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी क्या क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। एवरी रेयर डिजीज पेशेंट डिजर्व टाइमली एक्सेस टू द लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। इसका मतलब कि इंप्रूव द एक्सेस टू द केयर। ओके, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना फंडिंग करना चाहिए, उन्हें भी इसके लिए एक डेडिकेटेड फंड बना के रखना चाहिए। ओके, बिसाइड दैट व्हाट वी नीड टू क्रिएट ए रिपोजिटरी रजिस्ट्री फॉर द रेयर डिजीज, जहां से क्लियरली डिफाइन हो कि ये रेयर डिजीज के अंडर में आते हैं और उनका लिस्ट हो, जो अभी लैक कर रहा है। लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था इंडिया काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च को, लेकिन अभी ये सही से इवॉल्व्ड नहीं हुआ है। ओके, बिसाइड दैट कि इसमें जिस चिल्ड्रेन को होती है उसकी मदर को काफ़ी इंगेज रहना पड़ता है, कंटिन्यूअस केयर करना पड़ता है, तो मदर्स को पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसी फैसिलिटी बना दीजिए कि कभी कभी ये बच्चों को वहाँ पे सर्विस दिया जाए ताकि इनके मदर्स पेरेंट्स जो है उनको कुछ टाइम मिले, तो दे कैन लीव ए नॉर्मल लाइफ एज वेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये न्यूज आप डिटेल में नहीं जानना है। ये न्यूज जो अभी जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको बदल के भारतीय साक्ष्य संहिता में लाए हैं, उसको लेके है। अभी हमने देखा है कि जितने भी हमें 3 बेसिक्स लॉ बुक थे, जैसे इंडियन पैनल कोड था और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, इन सबको चेंज करके लाया है। तो एक तरीके से कुछ चेंजेज हैं। जैसे एक चेंज तो सबसे ज़्यादा जिसका अभी स्टे लगा दिया कि इन्होंने बोला था कि कोई ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट होता है, वो गाड़ी चला रहा है और रिपोर्ट नहीं किया तो उसको 10 साल की सजा हो जाएगी। इसको अभी थोड़ा सा हॉल्ट पे रखा है, तो देखते हैं इस पे क्या होता है। एक जो अच्छा चीज है उसमें बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का क्लियर कट डिफाइन किया है कि हाँ, अगर जैसे कि मेल होता है, सर्वर लॉक्स होता है, डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट लोकेशन, ये सब को क्लियर कट में डॉक्यूमेंट्स के रूप में देखा जाएगा, इसको एविडेंस के रूप में लिया जाएगा। और इन्होंने और डिफाइन किया है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, दिस विल बी एक्सेप्टेड एज द डॉक्यूमेंट्स। पहले भी था ये, लेकिन उसको कंप्यूटर मेमोरी किया जाता था, थोड़ा सा बॉक था। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यस, नाउ द डिजिटल डिवाइसेस, दीज आर द क्लियर कट, दे हैव बीन डिफाइंड अंडर द एविडेंस एंड द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ द इनफॉर्मल वेस्ट पीकर्स। तो वेस्ट पीकर्स की जो लाइफ है
उससे रिलेटेड ये न्यूज है, कितने हमारे पास है, एक तरीके से देखा जाए तो नियर अबाउट जो सिटी में है उसके 0.5% से 2% पॉपुलेशन जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं वेस्ट पीकर्स। एंड यस दे फेस लॉट ऑफ इश्यूज सच एज द, उनका हेल्थ इशू है, हेल्थ, पुअर हेल्थ, इरेगुलर वर्क, लो इनकम है, रेगुलर हरासमेंट है, जो स्किन डिजीज होती है, डर्मेटोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज हेल्थ इशू है, बहुत ज़्यादा है इनके में। ओके, यहाँ तक कि सबऑर्डिनेट पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की, यहाँ पे जितने भी वेस्ट स्पीकर हैं एक तरीके से एक कम्युनिटी जो ऑलरेडी उनको लोअर कास्ट में रखा गया था उन्हीं की संख्या ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए कि कास्ट को कैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक तरीके से एक लोअर इनकम कैटेगरी में कन्वर्जन है का एग्जाम्पल है। ये क्यों हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि आज जो है इंटरनेशनल वेस्ट स्पीकर्स डे है, 1 मार्च को मनाया जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि जब मर्डर हो गया था वेस्ट स्पीकर्स का कोलंबिया में 1992 से, तब से मनाया जाता है। ओके, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनीशन क्या है कि इंडिविजुअल और स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज दैट इंटरवीन इन द वेस्ट मैनेजमेंट विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड एंड विदाउट बीइंग फॉर्मली चार्ज्ड विद द प्रोवाइडिंग द वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस। तो ऐसे कोई इनको इस तरीके से देखे तो इनका कोई ना रिप्रेजेंटेशन है और ना ही इनकी सोशल सिक्योरिटी है, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई स्कीम भी नहीं चल रहा है, तो दिस इज मिसिंग। यहाँ पे बोल रहे हैं कि चीजें थोड़ी सी और इनके लिए खराब हो जाती हैं, ऑलरेडी इनकम नहीं है, अब प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं, मशीनरी उनके पास होता है और वो कंपनसेशन भी वेस्ट जनरेटर को देंगे। अगर घर में है तो वो घर वालों को कहेंगे कि आपको डेली कूड़ा हमें दीजिए, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनके पास बिग पॉकेट्स हैं, हम आपको कूड़े का पैसा देंगे। तो जो ये वेस्ट पिकर्स थे अब इनका तो जॉब गया, अब ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे जो डंप साइट है इसका वेंजिंग के जैसे। अब वहां पे ज्यादा लीकेज होता है, ज्यादा एक्सपोजर होता है, गैस जो वो थ्रेटनिंग गैस होते हैं, जो गैस जिनसे कि हेल्थ इंपैक्ट होता है, हेल्थ इंपैक्ट का कई बार तो पॉइजनस गैस होता है, तो उसका इंपैक्ट होने लगता है। तो एक तो ये हो गया, फिर ये जो अभी आया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि जो अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को इन्होंने ज्यादा वो किया और जो प्रोड्यूसर है उस पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दिया है। पहले ये जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज होते थे उन पे होता था, अब तो जो प्रोड्यूसर है उनको जो प्रोड्यूसर ऑफ दिस इक्विपमेंट्स है उनको बोल दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इनफॉर्मल जो वेस्ट पीकर्स है उनको इंक्लूड नहीं किया, अब उनको डिस्प्लेस कर दिया एक तरीके से। यहाँ पे भी देखें, फिर ये अनक्लियर है कि उनका जो इनफॉर्मल वेस्ट स्पीकर है उनका उसमें क्या कितना रोल है, दैट इज नॉट क्लियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। और फर्दर यहाँ पे बोलते हैं कि जो इनका प्लास्टिक रिसाइकलिंग में है वो 60% कंट्रीब्यूशन है एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट। जो वेस्ट स्पीकर्स हैं उनके कारण 60% रिसाइकलिंग होता है। United Nations Development and Pew reports state that alone the informal waste speaker they collected near about 59%. It is about the 27 million metric ton of the plastic weight, and this is mainly from the landfill or the oceans. अगर ये नहीं किए होते तो इनको landfill and oceans पे जाना होता था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सुरक्षा किया है। ओके, अब इंडिया का देखें तो दिस इज ए कंट्री जिसको तो ऑलरेडी टॉप 12 में है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 52% ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट। ओके, अब यहाँ पे जो ईपीआर मैकेनिज्म है ये प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्सिबल करता है कि फॉर द प्लास्टिक पोल्यूशन, बट नॉट ओनली इन्वॉल्व द लार्ज recycling units by passing the entire workforce responsible for the transformation of the waste recycling material. तो यहाँ पे ये अगर आप डायरेक्ट केवल इनको करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वेस्ट पीकर्स है नहीं दे रहे तो उनको आप बाईपास कर रहे हैं जो 50% से ज्यादा रिसाइकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो कंटिन्यूअस इस वर्क में है, तो प्लीज यूज दैट, ऐसा बोला जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए जहां पे वेस्ट पीकर को इंटीग्रेट किया जाए ताकि उनको फॉर्मल इकोनॉमी में लाया जाए और न्यू लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में इनको लाया जाए। तो कभी भी आए जीएस पेपर 3 में या जीएस पेपर 2 में आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो राज्यसभा का इलेक्शन है उससे रिलेटेड है
कि राज्यसभा में अभी हमने देखा है कि क्या चेंज हुआ है। बीजेपी नियर अबाउट 30 सीट मिला है, आउट ऑफ 56 सीट पे इलेक्शन हुआ है राज्यसभा का। राज्यसभा का इलेक्शन आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्टली होता है। इस पे पूरा एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सीट का डिफरेंस आया है, सीट अभी बीजेपी के पास 97 सीट है और जो एनडीए अलायंस है उसके पास 117 सीट है। 117 और 117 जो मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा में 121 है, तो थोड़ा सा कम है। और कहीं ना कहीं ये काफी इंक्रीज किए हैं बाय द एनी मीन। अगर 78 से लेकर 97 है तो इनका कंटिन्यूअस इंक्रीज है। अब इसका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो एक बार हम देख लेते हैं। उसको यहाँ पे डील किया है काफी डिटेल में। आर्टिकल 80 है दैट टॉक अबाउट द process of the Rajya Sabha election. It will be indirectly by the member of the state legislative assembly. Okay. अब राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। कि ऐसे मैंने पहले भी बताया, एक बार और मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि जो नंबर ऑफ सीट होते हैं, एक सिंपल चीज देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ एमएलएज हैं 100 है और सीट क्रिएट हुआ इस स्टेट के लिए 10, और अगर वहां पे डिफरेंट पार्टी है, बीजेपी है 60 हुआ, एसपी है उसके पास 30 है और कांग्रेस है उसके पास अगर 10 है, तो ये 60% हो गया टोटल एमएलएज का। इसका इनके पास 30% हुआ, इनके पास 10% हुआ। तो अब 10 सीट ये जो राज्यसभा की सीट है, इसके 10 सीट का अगर 60% निकालेंगे तो 6 होना चाहिए, 30% 3 होना चाहिए, 1 सीट मिल जाता था। तो नॉर्मली क्या करती थी पार्टियां? उतनी ही करती थी जितना इनके पास सीट होता था। एक ही कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये विदाउट इलेक्शन ही मान लिया जाता था अनअपोज कि इनके 6 को कर दिया, इनके 3 को कर दिया, इनके 1 के मेंबर को कर दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें क्रॉस वोटिंग होना स्टार्ट हुआ 1998 से। 1998 में जो कांग्रेस पार्टी थी उसके लेजिस्लेचर ने क्रॉस वोटिंग किया यहाँ पे 1998 में। 1998 तक यही सिस्टम चल रहा था, अनअपोज्ड हो जाते थे जितना उनको पहले से पता होता था। अब ये होने लगा बाद में कि अब इन्होंने सोचा कि 60 है और इसका अगर कहीं हमने इन्फ्लुएंस किया, 10 आके वोट कर दिया इधर हमारे में, तो 6 की जगह पे हम 7 कर लेंगे। नॉर्मली माना जाता था कि जिसका जिसका एमएलए है वही करेगा। दिक्कत है कि क्रॉस वोटिंग इसलिए होने लगी क्योंकि इसको एंटी डिफेक्शन के आउटसाइड रखा गया, और जो कुलदीप नैयर केस है उसमें भी इसको रखा गया। ये सोचा गया कि जब ये क्रॉस वोटिंग हुआ 1998 में, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसके सेक्शन 59 को अमेंड किया गया और उसमें बोला गया कि ओपन बैलेट होगा। पहले एमएलए छुपा के करते थे तो सोचा गया कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगा। तो जब पहली बार कांग्रेस के पार्टी के अगेंस्ट में उनके एमएलए ने वोटिंग किया तो चेंज कर दिया इन्होंने। चेंज करके बोला कि नहीं, अब आपको बैलेट दिखाना पड़ेगा। जो एमएलए जाएगा उसके एक एजेंट, एक विप को या एक एजेंट वहां खड़े रहते हैं, उनको दिखाते हैं। अब ये जो ओपन बैलेट है इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये तो सिक्रेसी के अगेंस्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिक्रेसी के, इफ द सिक्रेसी बिकम्स द सोर्स ऑफ द करप्शन देन ट्रांसपेरेंसी हैज कैपेसिटी टू रिमूव। इन्होंने कहा ओपन ही कर दो। जब ये सीक्रेट है तो लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, तो दिखाएंगे तो इतना तो होगा नहीं कि इतना ज्यादा तो शर्म आती है कि दिखा के क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। अब हमने देखा है कि इस वाले इलेक्शन में हिमाचल में और जो यूपी में, वो तो पूरा शो करके क्रॉस वोटिंग किया। अगर पहले शो नहीं करते थे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। अब शो करके क्रॉस वोटिंग है तो जरूर अब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि इस लेवल पे अगर हम गिर जाएंगे तो इट शुड बी द डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन शायद आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपना ही नयर केस है, और जो रवि एस नायक एंड संजय भंडारकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इसको मुझे लगता है अब रिव्यू होगा, ऐसा इस इलेक्शन में इस आर्टिकल में भी लिखा गया है। तो यहाँ पे है कि जो ओपन बैलेट इज देयर, आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा इलेक्शन है, ओपन बैलेट है, दिखाया जाता है। दूसरी बात कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। एंटी डिफेक्शन ये होता है कि जैसे आप किसी पार्टी से इलेक्ट हुए और उस पार्टी को छोड़ दें उसकी मेंबरशिप, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते थे। अगर पार्टी ने कोई विप इशू किया, विप होता है कि कोई ऑर्डर किया कि इसके पक्ष में वोट करना है या आपको इस बिल पे ऐसे आपका स्टैंड होना चाहिए,
आपको लेना है, नहीं लिए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो पार्लियामेंट्री या स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसेस से अलग है, ये वोटिंग है, ये इलेक्शन प्रोसेस है, तो इसको आप हाउस के वोटिंग से नहीं रखे। तो हाउस में विप होता था, अब जब इस इलेक्शन में भी देख रहे हैं कि विप नहीं है लेकिन लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, तो वही अगेन देयर विल बी द चांसेस दैट देयर विल बी द एंटी डिफेक्शन फॉर द दिस एज वेल। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑल अबाउट कुलदीप नैयर केस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम ले रहे हैं वो इज नाटो मेंबरशिप इज द कार्ड फॉर द यूक्रेन। तो देख रहे हैं कि कार्ड जो ये नाटो मेंबरशिप यूक्रेन का है 2008 से स्टार्ट हो गया था कि इनको नाटो मेंबरशिप दे दे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ तो देखने को मिला नहीं है। ओके, और ये याद रखिएगा कि कंटिन्यूअसली इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। ये भी है कि यूएसएसआर काफी थ्रेटनिंग है, जो रसा है जो यूएसएसआर का पार्ट है, वो बोल रहा है कि उस वाले एरिया में जो हर्ट है, अगर आप यूक्रेन में आ जाएंगे तो यू आर बैकयार्ड टू द रसा। तो ये देखिएगा कि इसके रिएक्शन में 2014 में क्रीमिया को इन्होंने अपने में अटैक करके मिला लिया था। एक चीज याद रखिएगा, नाटो का आर्टिकल 5 जो है वो कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है कि अगर किसी भी एक मेंबर पे अटैक हुआ तो वो सारे मेंबर पे अटैक के बराबर हो जाएगा। अब नाटो में ये चल रहा है कि जो पैसे हैं, फंडिंग है नाटो का, वो यूएस के ऊपर ज्यादा है, तो यूएस मना कर रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज दे नहीं रहे हैं, तो उनमें इंटरनली इस पे टसल चल रहा है। अभी देखा कि इसके चक्कर में यूक्रेन को पैसे नहीं दिए, तो इनके पास आर्टिलरी नहीं है, और आर्टिलरी नहीं है तो हमने देखा कि अभी रस्सा उनके कई सिटीज में कब्जा कर लिया, जैसे अद्विका है और बाखमुट सिटी है, ये सब है। तो कहीं ना कहीं 1/3 हो गया इनके पास जो कैपेसिटी है। एक चीज और भी है जो एथिकल है, यूक्रेन को बोला गया था, यूक्रेन जब यूएसएसआर का पार्ट था, न्यूक्लियर वेपन था, जब यूएसएसआर टूट गया, यूक्रेन सेपरेट कंट्री हुआ, तो उसके पास अब था न्यूक्लियर। तो रस्सा ने मिलके बोला कि अरे इसका न्यूक्लियर वेपन हटाइए, और भी कंट्री ने बोला, क्योंकि हम इसको ये जो एक्सपेंशन है न्यूक्लियर वेपन का उसके अगेंस्ट में थे। तो बात ये हुई कि यूएस एंड यूके ने कहा कि आप न्यूक्लियर वेपन हटा दीजिए, और आप पे जब भी अटैक होगा हम आपको सुरक्षा देंगे। अब देखिए यहाँ पे अटैक हो रहा है, लेकिन अब ये अगर प्रोवाइड नहीं करें तो कहीं ना कहीं ये एथिकली नहीं सही होगा कि आपने हमारा जो वेपन था उसको हटा के अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम आपको नहीं देंगे। ये याद रखिएगा कि नाटो में टोटल 29 नेशंस हैं इस समय। तो दिस इज ऑल अबाउट। एक और लास्ट न्यूज है, वो है कि शुड मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी लीगलाइज। तो यहाँ पे बात हुई है कि यस, इसको लीगलाइज भी कर सकते हैं। फिर एक ने यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यस लीगलाइज कर सकते हैं, क्योंकि दिस विल हैव द इम्पैक्ट फॉर द स्टेबलाइजिंग द प्राइस स्टेबलाइज होगा। लेकिन यहाँ पे भी ये भी बोला गया है कि कंज्यूमर्स का जो वर्डन होगा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज हो सकती है। फिर ये है कि यहाँ पे जो WTO के रूल्स हैं उसको फार्मर्स क्यों अपोज करें, क्योंकि उसके कारण गवर्नमेंट जो कैपेसिटी है सब्सिडी देने का, या प्रोड्यूस जो MSP के अंडर में बाई करती है, खरीदारी करती है गवर्नमेंट, वो कम हो जाता है। और बिसाइड दैट जो बाहर से जितने भी इंपोर्ट आते हैं उस पर हम टैक्स उतना ज़्यादा नहीं रख पाते हैं, रिड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पे लीगलाइजेशन इज द आंसर। लेट मी ऐड दैट गवर्नमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बाई 23 क्रॉप, बट एटलीस्ट 5 to 10% ऑफ द प्रोड्यूस परचेज। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर इसका एक अल्टरनेटिव हम ला सकते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ तो परसेंटेज में कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और बोला है कि जो कोऑपरेटिव्स थे, सोचा था सोल्यूशन आएगा, जिन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन में भी मदद किया था, लेकिन ये जो कोऑपरेटिव्स हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाए हैं। जो ये ग्रीन प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं आया है, इसीलिए हमने फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लेकिन ये भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं इंटरनल करप्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज न्यूज। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आज के टॉपिक से है। कंसीडर द फॉलोइंग value: first, value of the output; second, value of the intermediate inputs; third, products taxes; fourth, product subsidies. How many of the above is are needed to calculate both GDP and GVA?
only 1, only 2, only 3, all the 4? प्लीज आंसर। इसका हम डिस्कशन फ्यूरियस 5 में करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए और कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। If the government significantly increase the subsidies on the food grain, which of the following is likely to happen? GDP will increase, GVA will remain unchanged. GDP will decrease, GVA will remain unchanged. Both GDP and GVA will increase. Both GDP and GVA will decrease. Please answer. Question number 3. Consider the following statements. Election Commission is legally obligated to conduct by polls within 6 months of the seat becoming vacant. Statement 2. Section 151A of the Representation of People Act 1951 states that when seats falls vacant in the Legislative Assembly, Election Commission of India must hold a by-election to fill that vacancies within a period of 6 months from the date it arises. Which one of the following is correct with respect to the above statement? A. Both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not correct explanation of statement 1. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Please answer. Next question. The MH-60R helicopter recently seen in the news equipped with advanced sonar system for the detecting submarines, radar for the air-to-air and air-to-surface targeting, countermeasures like the chaff and flares for the self-defense. All the above. Please answer. What does the acronym radar stand for? Radio detection and ranging, range and detection with the radio, radiological and distance analyzing radio waves, radio assisted detection and response. Please answer. Question number 6. Consider following statement with regard to radar. Radar uses X-rays to detect objects and determine their internal structure and composition. Statement 2. This is statement 2. This is statement 1. Okay. Radar uses radio wave to detect objects and determine their distance and speed. Which one of the following is correct in respect of the above statement? Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is correct explanation for statement 1. Both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 is not correct explanation of statement 1. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Please answer. So I hope that most of the relevant area already we have covered. Now we can conclude our session here. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.